नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अगली क्लास। पीसीएस का हमने नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हमने एक क्लास कर ली थी। आज उसकी अगली क्लास आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान आपके बहुत काम आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, शेरशाह सूरी नाम का एक शासक हुआ बिहार में। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अब एकदम बेरोजगार, खस्ता हाल, बहुत बेकार स्थिति। लेकिन उसके अंदर एक चीज था जो उसके एकदम अंदर था। वो सोचता था कि एक दिन मैं दिल्ली का राजा बनूंगा। एक पद, मात्र एक पद खाली था दिल्ली के राजा का। और वो पद कैसे मिलता? उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति मुगलिया सल्तनत को हरा करके वो शक्ति उसे मिलने वाली थी और पद उसे मिलने वाला था। आप कल्पना करिए कि एक छोटा सा बच्चा जो भी मात्र 15-16 साल का है, क्या वो इस सपना देख सकता है? शेरशाह सूरी ने न सिर्फ वो सपना देखा, बल्कि उसके तरफ अपने कदम भी बढ़ाए। और इतना ही नहीं, वो बिहार के गवर्नर की बेटी को ट्यूशन पढ़ाता था। बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसी के बीवी से शादी कर लिया। और इतना ही नहीं, वही नहीं रुका। सोचिए, आजकल हम छोटे छोटे जॉब के लिए परेशान हैं। लेखपाल हो जाते तो ठीक था, टीचर हो गए तो ठीक था। अरे आपके सपने बहुत कमजोर हैं भाई साहब, आपका मन बहुत कमजोर है। अगर राजा बनना है ना, जिले में रह करके आपको शक्ति हासिल करके जो है संचालन करना है, तो उसके लिए शेरशाह बनिए। शेरशाह ने क्या किया? वही बैठ करके मौज मस्ती नहीं करने लगा कि चलो मैं तो गवर्नर बन गया। एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, गवर्नर बन गया बिहार का। लेकिन उसके दिमाग में वो तख्त था जिसे तख्त हिंदुस्तान कहा जाता था। उसका निगाह सिर्फ एक पद पर था, और वो पद क्या था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर, उन सब की कुर्सी। और उस वक्त उस कुर्सी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था, बाबर का बेटा हुमायूं। खतरनाक वाला नसीला नशेड़ी वो बैठा था। उसे हराने के लिए शेरशाह सूरी ने जाल बिछाना शुरू किया। बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल को जीत लिया। जैसे ही बंगाल को जीता, हुमायूं को पता चला भैया कोई आ गया है जो अब आपकी भी सत्ता हिला सकता है। हुमायूं ने कहा कौन है भाई, ये कौन है अचानक से आ गया, शेरशाह सूरी कौन है? उसने कहा चलो बंगाल चलते हैं और देख लेंगे इसको हम। अब बंगाल देखने तो गया, लेकिन शेरशाह सूरी ने पहले ही जाल बिछा दी थी। कहा ठीक है तुम बंगाल आओ। अब बंगाल गया तो शेरशाह सूरी ने उससे युद्ध नहीं किया, वो बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने युद्ध नहीं किया, उसने मदिरा की व्यवस्था की, उसने अफीम की व्यवस्था की, उसने खूबसूरत लड़कियों की व्यवस्था की। और ये हुमायूं एकदम चरस गांजा भांग पी के एकदम धोत रहे। 1 महीने तक वहीं बंगाल में पड़े रहे। बोला कोई नहीं मेरे से लड़ने वाला, फर्जी में यहाँ पर हम चले आए, चलो वापस चलते हैं। और जब वापस जा रहे थे तो चौसा में शेरशाह सूरी ने जो पटकनी हुमायूं को दी कि वो भारत में रुक नहीं पाया, उसको ईरान जाना पड़ा शाह के दरबार में। और उसने उस सत्ता को हासिल कर लिया। कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? आप जब कहते हैं कि 300 पद आए, 400 पद आए, 500 पद आए, मेरा कैसे होगा? आप शेरशाह सूरी बनिए। अगर एक पद भी हो ना, तो उसको पाने के लिए सारी रणनीति लगा दीजिए, और उसके बाद में हिंदुस्तान का तख्त आपके पैरों के नीचे हो सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि शेरशाह बनिए। इतिहास इसीलिए होता है कि आप उससे सीखें। ये तो पूंजीवाद ने भारत के लोगों को कमजोर और आलसी बना दिया, नहीं तो हम तो मेहनत करने वाले लोग थे। तो आपको वही मेहनत करना है। आपके दिमाग में एक पद होना चाहिए। ये 300, 400, 500 तो बहुत हैं। अगर एक पद आपके दिमाग में है, और वो जो शेरशाह सूरी के अंदर था, वो अगर आपने जज्बा अपने अंदर पाल लिया, तो ये डीएम एसडीएम बनना कोई बहुत दूर की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि डोज आपको पर्याप्त मिल गया होगा। और एक चीज़ और है, हर बार आप मोटिवेशन का इंतजार मत किया करिए कि हम मोटिवेट करेंगे तभी आप पढ़ाई करेंगे। हर रोज मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है मजदूरों को। राजा को बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। राजा का मन इतना मजबूत होता है कि वो अपने आप मोटिवेट होता रहता है। उसे हर रोज किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्लास करते हैं। और क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, किस पुर्तगाली वायसराय ने पूर्वी विस्तार किया? चलिए बताइए फटाफट। जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फला थे, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुनेंगे। किस पुर्तगाली वायसराय ने पूर्वी विस्तार किया?
आप जानते हैं कि सबसे पहले लोग कहाँ आए थे? सबसे पहले ये लोग आए थे पश्चिम के तट पर। कहाँ पर आए थे? पश्चिम के तट पर आए थे। और जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया भी था कि ये लोग भारत के इस तट पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये पूरब की ओर जब विस्तार किए तो उस समय वायसराय कौन था, ये आपको बताना है कि जब पूरब विस्तार हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? अल्मीडा थे, अल्बुकर्क थे, नीनो डी कुन्हा थे या वास्को डी गामा थे? वास्को डी गामा कभी वायसराय था ही नहीं, वो केवल व्यापारी था। वायसराय का मतलब होता है ना राजा का प्रतिनिधि, वो कौन था? तो अल्मीडा पहले थे, अल्बुकर्क ने वास्तविक सत्ता की स्थापना की, नीनो डी कुन्हा जो 1529 से लेकर के 1537 तक पुर्तगालियों का वायसराय रहा, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी वायसराय था। इसने विस्तार किया पूरब की ओर। इसने ही कोचीन से गोवा को एक राजधानी बनाया। और पुर्तगाली, याद रखना, सबसे पहले यूरोपीय शक्ति थे जो भारत में आए थे और सबसे आखिरी में गए कब? 1961 में। अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन ये डटे हुए थे। ये 1961 में सबसे आखिरी में जाते हैं और वो भी जब उनको खदेड़ा जाता है तब जाते हैं। ऑपरेशन विजय, अभी एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद ही पुर्तगाली यहाँ से वापस जाते हैं। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? किस पुर्तगाली वायसराय ने पूर्व विस्तार किया? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है ना? कुछ नोट देखते हैं। सेना थोमे जो कि मद्रास में है, मद्रास मतलब तमिलनाडु, हुगली मतलब बंगाल। पुर्तगालियों ने 1534 एडी यानी कि ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1534 में कर रहा है, 1529 से 37 तक कौन है वायसराय? नीनो डी कुन्हा। इसीलिए उसका उत्तर क्या सही है? किस पुर्तगाली वायसराय ने पूर्व विस्तार किया? नीनो डी कुन्हा ने। तो इन्होंने 1534 एडी में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है ना? 16वीं शताब्दी में सतगांव के बर्बाद हो जाने के बाद में उसका स्थान हुगली ने ले लिया। हुगली ना एकदम खतरनाक वाला जगह था व्यापारिक दृष्टिकोण से। और ये पुर्तगालियों की सबसे खास बात और सबसे बेकार बात जानते हो क्या थी? ये समुद्री डकैत थे, चोरी करते थे। ये चोर थे, बहुत नंबर 1 वाले चोट्टे थे, अंग्रेजों से बड़े नहीं थे, अंग्रेजों से भी बड़े थे। ठीक है ना? तो पुर्तगालियों ने चोट्टागिरी करना स्टार्ट किया हुगली में। ठीक है ना? क्योंकि ये सतगांव बर्बाद हो जाने के बाद भी ये वहाँ पर चोरी करते थे, समुद्री डकैती करते थे। और अभी आगे आप पढ़ेंगे कि एक मुगल शासक ने इनको वहाँ से खदेड़ा भी था, इनकी बस्तियों को उजाड़ करके बाहर फेंक दिया था। तो चलते हैं अगले सवाल पर। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों की बस्ती को उजाड़ा और उन्हें गिरफ्तार भी किया? सवाल आपके सामने आ गया, मैंने कहा था ना। चलिए बताइए, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर तो किसी काम के नहीं थे, इनसे तो नहीं हो पाएगा। औरंगजेब थे कि शाहजहां थे कि अकबर थे? अकबर महान थे कि नहीं, बताइए। थे। तो ये होंगे कि शाहजहां होंगे कि औरंगजेब होंगे? अकबर। अकबर वो शासक है, वो जब भारत पे शासन कर रहा था तब ब्रिटेन की महारानी ने अपनी कंपनी को, जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसको अनुमति दिया था, जाओ और लूटो, पूरब को जाकर के लूटो। ये सवाल कई बार पीसीएस में आपसे पूछा गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली तो उस वक्त भारत का शासक कौन था? अकबर थे। ठीक है ना? अकबर कब से था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासक था। उसके बाद जहांगीर बनता है और उसके बाद शाहजहां, और फिर शाहजहां को बंदी बना करके औरंगजेब बनता है। ठीक है? तो कहानी तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो आगे हम जो है जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल ये सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों की बस्ती को उजाड़ा और उन्हें गिरफ्तार भी किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और बहादुर शाह जफर? चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए, औरंगजेब तो होगा नहीं, अकबर नहीं होगा क्योंकि अकबर क्या है, 1605 में ही निपट गए। तो बचे शाहजहां, और बहादुर शाह जफर से हो नहीं पाएगा। तो शाहजहां ने 1632 ईस्वी में इन पुर्तगालियों की बस्ती को उजाड़ा और इन्हें गिरफ्तार भी किया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये चुट्टे लोग समुद्री डकैती करते थे, इनकी बस्तियों को उजाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद में ये लोग माफ़ी मांगने के लिए पुर्तगालियों के औरंगजेब के पास आते, शाहजहां के पास आते हैं। और उसके बाद में इनको फिर से माफ़ी दे दी जाती है। बड़े लोग थे, राजा महाराजा, फिर से माफ़ी दे दिए और उसके बाद में ये लोग व्यापार करने लगे। लेकिन सवाल कई बार पूछा गया, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों की बस्ती को उजाड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाज़ों पर टैक्स वसूला करते थे? सोचिए कहाँ से चले थे। शाह महमूद फतेह ने वहाँ से खदेड़ा और ये भारत पहुंची। इनकी महत्वाकांक्षा को आप समझिए, कितना इनके अंदर महत्वाकांक्षा। और यहाँ पर पहुंचते ही अपना पूरा माहौल बनाया, उसके बाद में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया।
बड़े खतरनाक लोग थे। ये यूरोपीय जो है ना, इन्होंने, इनके पास कुछ नहीं था, ईश्वर ने कुछ नहीं दिया इनको, इनके यहाँ संसाधन की बहुत कमी है। इंग्लैंड को कभी देखा है? छोटा सा राज्य, हर तरफ पानी से घिरा हुआ, मर जाते भूखे वो अगर चुपते ना होते तो। उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला करके रख दिया था। एक ऐसा समय था जब उनका सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे ना तो उनकी औकात इतनी सी है। उसके बाद दिमाग के दम पे, किसके दम पे? दिमाग और नई सोच, उसके दम पे इन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक परचम लहराया था। मैं वही कहता हूँ ना कि यदि आपको समय के साथ सोचना नहीं आता ना, उसके साथ चलना नहीं आता, कदम ताल करना नहीं आता, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आपके पास कुछ भी हो। कुछ लोगों को अपने ज्ञान पर बड़ा इल्हाम होता है, बड़ा घमंड होता है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर समय के साथ उसका सही सदुपयोग आपने नहीं किया तो आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए सवाल का जवाब दीजिए, किस व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाजों पर टैक्स वसूला करते थे? ये वहां से आए और यहाँ पर इन्होंने देखा कि हिंद महासागर में तो कोई नहीं है, हमारी दादागिरी है। इन्होंने, क्योंकि फारस की खाड़ी और जो पूरा मलक्का वाला पूरा क्षेत्र ना, वहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद में भारतीय लोगों से कह रहे टैक्स दो तो जहाज जाने देंगे। अरे इतना ही नहीं, सॉरी, अकबर से भी इन्होंने टैक्स ले लिया। तो ये जो व्यवस्था इनकी थी उसे ये लोग कहते थे कार्टक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कार्टक व्यवस्था कहते थे। इसके तहत ये कार्टक यानी कि ये प्रमाण पत्र देते थे कि आप जा सकते हैं और उसके बदले में पैसा लेते थे। फितोरिया व्यवस्था क्या थी कि जो पोर्ट इन्होंने बनाए थे उस पोर्ट पर अगर जहाजें आप उतारते हैं, वहाँ से व्यापार करते हैं, तो आपको देना पड़ेगा, एक जो है फितोरिया देना पड़ेगा, एक टैक्स, वो भी एक तरीके से टैक्स ही होता था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1508 एडी का चौल का युद्ध पुर्तगालियों ने किसके साथ लड़ा? ठीक है ना? 1508 का चौल का युद्ध हारे थे पहली बार पुर्तगाल हिंद महासागर में। कैसे? द बैटल ऑफ चौल वाज ए नेवल बैटल बिटवीन द पुर्तगीज एंड द इजिप्टियन मामलुक। ये जो पुर्तगाली है ना, इनसे पहले यहाँ एक सरदार थे, और सरदार कौन थे? मिस्र के लोग थे। वो पूरा व्यापार करते थे पश्चिम भारत के साथ। तो जब ये पुर्तगाली लोग आए ना तो उनका नुकसान होने लगा, क्योंकि वो व्यापार करने लगे। और अल्बुकर्क जैसे लोग जो कह रहे थे कि भारत में महिलाओं से शादी करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पर पूरा अपना अधिकार कर लो, तो उनको मिस्र वालों को दिक्कत होने लगी, यार मेरा जगह था व्यापार करने का, ये कहाँ से आ गए? तो युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ? उसे चौल का युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना? तो एक चौल एक जगह है, एक जो है पोर्ट टाइप का, वही पर युद्ध होता है और उस युद्ध में हारते हैं। ठीक है ना? इंडियन ओशियन में पुर्तगीज सबसे पहले हारते हैं। ये लड़ाई इनकी किससे हुई थी? मिस्र के साथ हुई थी। ठीक है ना? आगे देखते हैं। शुआली के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुआली के युद्ध के संबंध में, प्रसिद्ध युद्ध है शुआली, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ। सही है कि गलत? एकदम सही बात है। पुर्तगाली हारे, ये भी सही बात है। अंग्रेजी सेना के प्रमुख मिस्टर बेस्ट थे, ये भी बात सही है। बेस्ट ने बेस्ट करके दिखाया और इन पुर्तगालियों को हराया। और सुवाली क्या है? पूर्वी भारत में स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है। सुवाली कहाँ है? पश्चिम भारत में स्थित है। तो ये वाला कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं। बसीन की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि पुर्तगालियों और गुजरात के राजा बहादुर शाह के बीच हुआ। दैट इज गुड, ये सही बात है। यह संधि पुर्तगालियों और गुजरात के राजा बहादुर शाह के बीच हुआ, ये बात सही है। इस संधि के द्वारा कोचीन से पुर्तगाली राजधानी को गोवा हस्तांतरित किया गया, ये भी बात सही है। ये काम किसने किया था? नुआन डी कूना ने किया था। इस संधि के द्वारा बसीन और बॉम्बे दोनों पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। ठीक है ना? तो ये था आपका बसीन का संधि। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? परमाणु परीक्षण से है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लौकिक मुद्दा था। गोवा के आज़ादी से है। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? गोवा के आज़ादी से है। ठीक है ना? किससे है? गोवा के आज़ादी से है। तो इस प्रकार जो है पुर्तगालियों के बारे में पूरी जानकारी आपने कर ली। और इससे ज़्यादा पीसीएस में आपसे कोई सवाल पुर्तगालियों के संबंध नहीं पूछा जाता है। थोड़ा बहुत फैक्ट और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इससे भी आप याद कर लें। पुर्तगालियों के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ओनली इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये है, पुर्तगालियों ने सड़कों नहरों का निर्माण कराया, बहुत अच्छी बात थी। एक सच में इन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काम किया था। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये इनका एक सामाजिक योगदान है। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इसकी जानकारी बहुत कंक्रीट नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत साक्ष्य इसके मिलते हैं। कट्टर ईसाई धर्म का प्रचार किया।
पुर्तगालियों की भारत में न टिकने की एक जो कई रीज़न है उनमें से एक ये भी है कि बहुत कट्टर थे और ये एकदम से ज़बरदस्ती चाहते थे कि ईसाइयों में लोग प्रविष्ट होते चले जाएँ, यानी कि पूरा का पूरा इनका एजेंडा जो था ना वो धार्मिक जो है परिवर्तन का था। भारतीय महिलाओं से शादी करने की अल्बुकर्क की नीति थी। मैंने बताया था कि अल्बुकर्क क्या कहता था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, उनको अपने पक्ष में कर लो, अपनी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ाओ, व्यापार पर एकाधिकार कर लो और यहाँ से धन निकालो और पुर्तगाल का बल्ले बल्ले कर दो। अगला, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाए। 1556 ईडी में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये एक योगदान है पुर्तगालियों का भारत में। 1563 ईडी में भारतीय वनस्पति पर प्रमुख पुस्तक का गोवा से प्रकाशन हुआ, ठीक है ना। भारतीय वनस्पति पर प्रथम पुस्तक का गोवा से प्रकाशन करवाया इन लोगों ने। आगे देखते हैं, तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर, काजू आदि नकदी फसल को भारत में लाए। आप इनमें से अधिकतर की इतने आदि हैं, जैसे आलू है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत का नहीं है, ये मूलतः पुर्तगाल का है। इसको पुर्तगाली लेकर के आए थे। और उससे भी ज़्यादा मूलतः क्या है, तंबाकू। हर आदमी आपको खैनी ठोकता हुआ मिल जाएगा। हमारे प्रयागराज के बहुत सारे विद्यार्थी खैनी लेने के बाद ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर, काजू, ये सब जो चीज़ें हैं ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, तो ये पुर्तगालियों का संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ कि पुर्तगाली आपको समझ में आ गए होंगे। और इनको पनौती मैं क्यों कहता हूँ पनौती पुर्तगाली, क्योंकि इन्होंने वो जो पहला काला टीका है ना, इन्होंने ये लगाया था भारत के गुलामी पर, ठीक है ना। तो चलते हैं, अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बातचीत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने अगर कुछ सवाल है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।